Yes, dear student, this is the lecture number 2, reproduction in organism, and we have already discussed the asexual mode of reproduction. Especially we have completed binary fission and multiple fission. Now the third asexual reproduction method is the budding, and the example is Hydra and yeast. तो बडिंग इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है जब भी पूछा जाए व्हाट इज बडिंग, तो इट इज़ अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. द फर्स्ट लाइन. सेकेंड लाइन, द एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इज इन हाइड्रा एंड इन ईस्ट. हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. देखिए होता क्या है. सपोज दैट दिस इज द हाइड्रा. नाउ दिस इज द पेरेंट. ये बच्चों पेरेंट है, और इस पेरेंट हाइड्रा में उसकी लैटरल साइड से, लैटरल साइड का मीन्स हो गया साइड में. नाउ फ्रॉम अ लैटरल साइड अ स्मॉल बड बल्ज आउट. यहाँ लिखिए स्मॉल बड बल्ज आउट. क्लियर. नाउ ड्यू टू द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, जो सेल डिवीजन में जो माइटोटिक डिवीजन है, इक्वेटोरियल डिवीजन है, वो इतना ज़्यादा होता है कि हाइड्रा के लेटरल साइड से एक स्मॉल बड बल्ज जो आउट हो जाती है. क्लियर बात है. नाउ आफ्टर सम टाइम दिस बड इज ग्रो इन साइज. सेकेंड डायग्राम देखिए. दिस इज द second stage of budding. Now bud grow in size. Bud grow in size. Now after grow in size, this bud is become mature. अब जब मैच्योर बनाए तो जैसा आपने हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा था ठीक उसी तरीके से यहाँ पर डेवलप करिए इसके टेंटिकल्स. हाइड्रा के बच्चों ये टेंटिकल्स होते हैं. ये पेरेंट है. क्लियर. नाउ दिस इज द मैच्योर बड. दिस इज मैच्योर्ड बड. नाउ दिस मैच्योर बड इज गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. यहाँ पर क्या लैंग्वेज यूज करेंगे. मैच्योर बड डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट body and itself become a new individual. फिर से देखिए एक बार. in case of budding it is a asexual mode of reproduction. first line. now the examples are found in case of hydra and yeast. second point, in case of budding the first step, the first diagram shows that by repeated mitotic division a small bud bulges out from the lateral side of the hydra. from the lateral side, किनारे से, from the lateral side of the hydra body. clear. now this bud grow in size and get maturity. once it get matured, now it detached from the parent body. third line, it detached from the detached body यूज करिए. it detached from the parent body and itself become a new individual. This is called budding in case of hydra. clear हुआ. now student, in case of yeast, for example this is the yeast cell. now again a small bud bulges out. this nucleus is migrate to the bud. clear. after that this yeast is develop its bud. clear. now इसमें अपना एक न्यूक्लियस आ गया. आफ्टर सम टाइम excess budding takes place, means that chain of bud is formed. और हर एक में अपना न्यूक्लियस रहता है. ये पेरेंट सेल हो गई. दिस इज द पेरेंट सेल, पेरेंट ईस्ट. इन केस ऑफ ईस्ट, पेरेंट ईस्ट, ये बड डेवलप हुई.
और बड आगे ग्रो हुई। ग्रो करने के बाद इस बड से ही बड बनने लगी और चेन ऑफ बड बन गई। क्या बन गई? चेन ऑफ बड्स बन गई इन केस ऑफ ईस्ट। तो दिस इज द डिफरेंस इन केस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा एंड बडिंग इन ईस्ट। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस another method is called regeneration method. It's called regeneration method. क्या कहलाता है? रीजनरेशन। बच्चों रीजनरेशन मेथड में आपको पहले ध्यान से सुनना होगा वर्ड रीजनरेशन को। द नेक्स्ट मेथड, फोर्थ मेथड इज द रीजनरेशन, इज द रीजनरेशन। दिस मेथड इज रीजनरेशन मेथड। यहाँ पर रीजनरेशन मेथड यूज़ करेंगे। रीजनरेशन मेथड जो है वो कहता है कि अगर किसी एनिमल्स का, अगर किसी इंडिविजुअल का कोई भी बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो जाए तो उसके बचे हुए बॉडी पार्ट से वो लॉस्ट पार्ट, जो खोया हुआ पार्ट होता है, जो टूटा हुआ पार्ट होता है, वो दोबारा से डेवलप हो जाता है, दोबारा से डेवलप हो जाता है। ये कहलाता है रीजनरेशन। क्या कहलाता है? रीजनरेशन। नाम से पता लग रहा है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस रीजनरेशन मेथड एंड द एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। बच्चों रीजनरेशन का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको हाइड्रा में और आपको देखने को मिलेगा प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया मैंने लिख दिया, प्लेनेरिया। क्लियर बात हुई? हाइड्रा और प्लेनेरिया में रीजनरेशन मेथड देखने को मिलता है। हाइड्रा और प्लेनेरिया में रीजनरेशन देखने को मिलता है। क्लियर बात हुई? रीजनरेशन मेथड में होता क्या है? द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज अगेन रिफॉर्म। कैसे बनता है रिफॉर्म? दोबारा क्यों रिफॉर्म होता है? उसके लिए बच्चों एक की वर्ड है। क्या होता है? देखिए ज़रा। सपोज दैट दिस इज़ द प्लेनेरिया, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया है बच्चों, दिस इज़ द प्लेनेरिया। नाउ बाई चांस इट स्प्लिट इनटू 3 पीसेस। इसकी बॉडी 3 पार्ट में टूट गई। नाउ दिस इज़ द, एक ये हिस्सा टूटा, एक ये हिस्सा टूटा और एक ये हिस्सा टूटा। ये 3 पार्ट जो प्लेनेरिया की बॉडी के टूट गए। अब इस पार्ट में जो सेल्स हैं उन सेल्स को कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। बच्चों ये प्लेनेरिया में आप रीजनरेशन देखने जा रहे हैं। आपने देखा ये प्लेनेरिया था, ये पेरेंट था। यहाँ आप लिखिए पेरेंट डायग्राम में। और पेरेंट की बॉडी स्प्लिट हो गई, टूट गई 3 पीसेज में, और हर पीस रीजनरेशन करेगा और कंप्लीट प्लेनेरिया फॉर्म करेगा। तो आप देख रहे हैं एक ही इंडिविजुअल है, मोनोपेरेंटल है, इसलिए इट इज़ अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। होगा क्या? इस टूटे हुए पार्ट्स में पाई जाती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है टोटी पोटेंसी की पावर। किसकी पावर होती है? टोटी पोटेंसी वर्ड यूज़ करिए बच्चों। टोटी पोटेंसी का मतलब होता है कोई सेल दूसरे सेल्स के रूप को ले ले, दूसरे सेल्स के स्ट्रक्चर को ले ले। क्लियर बात हुई? वो पावर कहलाती है टोटी पोटेंसी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हाइड्रा हुआ, प्लेनेरिया हुआ, इनके बॉडी पार्ट में एपिडर्मिस में ख़ास तौर से इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, जिनके अंदर टोटी पोटेंसी पावर होती है। क्लियर हुआ? जो टोटी पोटेंसी पावर होती है, इस टोटी पोटेंसी पावर के कारण ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सब रीजनरेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? रीजनरेशन। यहाँ लिखिए रीजेनरेशन, ऐसे यहाँ पर लिखिए रीजेनरेशन, और यहाँ पर भी लिखिए
जेनरेशन। क्लियर बात हुई। होगा क्या, टोटीपोटेंसी पावर के कारण, किसकी, इंटरस्टिशियल सेल की टोटीपोटेंसी पावर, कीवर्ड ये हैं, इंटरस्टिशियल सेल की टोटीपोटेंसी पावर के कारण, टोटीपोटेंसी पावर के कारण जो ये पार्ट है आप देख रहे हैं, ये पार्ट प्लेनेरिया का ये वाला पेरेंट का पार्ट था, ये वाला पार्ट प्लेनेरिया का ये पेरेंट का पार्ट था, और ये वाला पार्ट आपका ये। क्लियर हुआ ना। होगा क्या, इसमें जो इंटरस्टिशियल सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बना देंगी, और लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, ये वाला। तो ये न्यू पार्ट हो गया, ये न्यू बॉडी पार्ट हो गया, और ये ओल्ड पार्ट हुआ पेरेंट का। क्लियर बात है। ठीक इसी तरीके से इस वाले पार्ट में देखिए, मैं ब्लैक से ही इस बीच वाले हिस्से को ले रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। क्लियर हुआ। अब क्या होगा, इसमें जो इंटरस्टिशियल सेल्स होंगी इस पार्ट में, वो क्या करेंगी, प्लेनेरिया का जो पार्ट खो गया है उसको बना देंगी इस तरीके से ऐसे। तो ये कहलाएंगे न्यू पार्ट। क्या कहलाएंगे, न्यू पार्ट। ठीक सिचुएशन इसमें भी यही होगी, ये हिस्सा ओल्ड होगा और इससे पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। सो रीजनरेशन इज द प्रोसेस इन विच द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज अगेन reform, and it is found in case of hydra and planaria. So it is a asexual mode of reproduction which are present in case of hydra and planaria. क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स, बिकॉज दीज सेल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंसी. So due to this totipotency property, the lost part is again reformed and this is called regeneration. ये प्लेनेरिया के केस में था। देखता हूँ हाइड्रा के केस में। बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अब्राहम ट्रम्बले। क्या नाम था, अब्राहम ट्रम्बले। अब्राहम नाम था, अब्राहम ट्रम्बले। बेटा अब्राहम ट्रम्बले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया ठीक वही चीज़ कि इन केस ऑफ हाइड्रा इन एपिडर्मिस देयर आर सम इंटरस्टिशियल सेल्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ टोटीपोटेंसी. दैट्स वाई द रीजनरेशन इज फाउंड इन केस ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म इन विच बॉडी में कैसा हो, सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो. सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कुछ एक तरीके की ही सेल्स हों, तब रीजनरेशन हो सकता है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स, उसमें रीजनरेशन नहीं हो सकता है. एक एनसीईआरटी में टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया है, व्हाई रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यू कैन से हाईली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में रीजनरेशन क्यों नहीं हो सकता है. सिंपल, उसके दो कीवर्ड्स हैं, दो की लाइन है. पहला, in case of multicellular organism due to the high degree of body organization regeneration is not possible. ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि रीजनरेशन सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया उन्हीं में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में क्यों नहीं होता है. द रीज़न इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई डिग्री ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स आर मोर इन नंबर, देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. This is the reason regeneration not take place in multicellular organism, but it take place in case of those organisms in which the body organization is simplest type. For example, Hydra and प्लेनेरिया. आपने प्लेनेरिया में रीजनरेशन देखा और एक बोर्ड का क्वेश्चन सुना कि रीजनरेशन क्यों नहीं होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स. क्लियर हुआ. आपको कीवर्ड क्या मिला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन. क्योंकि आप जान गए रीजनरेशन उन्हीं ऑर्गेनिज्म में हो सकता है जिनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बच्चों कैसा हो, सिंपलेस्ट हो. कुछ सेल्स हो तो वो बन सकती हैं, अब इतनी सारी सेल्स कैसे बन सकती हैं. क्लियर हुआ ना. इन केस ऑफ हाइड्रा,
Same here. This is the parent hydra. These are tentacles, and this is known as pedal disc. This is known as pedal disc. Now what happened? हाइड्रा एक्सीडेंट में 3 पार्ट्स में टूट गया। एक पार्ट ये बच्चों पेरेंट का, एक पार्ट ये बच्चों पेरेंट का, और एक पार्ट ये बच्चों पेरेंट का। अब इसी में क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें बच्चों होंगी वही चीज़ स्टीशियल सेल्स, जिनमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मैंने बताया था टोटी पोटेंसी की पावर होगी, और इस टोटी पोटेंसी की पावर के कारण हर एक हाइड्रा का टुकड़ा, हर एक हाइड्रा का पीस क्या करेगा बच्चों? ये क्या करेगा? एक नया हाइड्रा बना देगा। लॉस्ट पार्ट, जो खोया हुआ हिस्सा है, उसको रिफॉर्म कर देगा, दोबारा से बना देगा इन इंटरस्टिशियल सेल्स की मदद से, जो इसकी एपिडर्मिस में है, और जिसमें पावर क्या है? टोटी पोटेंसी की है। क्लियर हुआ? देखिए ज़रा अब क्या होगा? दिस इज़ द ओल्ड पार्ट। क्लियर? नाउ with the help of interstitial cells and by their totipotency power, the lost part is formed. तो this is the new part. This is a new part. किसने बनाया? इंटरस्टिशियल सेल ने। क्यों बना दिया? क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी क्या है? गिविंग राइजिंग न्यू सेल्स, मीन्स दैट टोटिपोटेंसी पावर है। गिविंग राइजिंग न्यू सेल्स ऑफ द बॉडी, तो नई सेल्स इसने यहाँ पर बना दी। ठीक इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी, ऊपर का भी न्यू पार्ट बना देगा, नीचे का भी न्यू पार्ट बना देगा। सेकंड नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर बना देगा। तो इस तरीके से अब्राहम ट्रेम्बले ने हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन को समझाया, और आपने रीजनरेशन में देखा कि हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी में बहुत सी सेल्स होती हैं, उनमें रीजनरेशन नहीं पॉसिबल है ड्यू टू द हाई डिग्री ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आगे चलता हूँ थर्ड मेथड पर। बच्चों, दिस इज़ द फर्स्ट इज द फिजन, सेकेंड वी हैव कंप्लीटेड बडिंग, थर्ड वी हैव कंप्लीटेड रीजनरेशन। नाउ द फोर्थ मेथड इज कॉल्ड स्पोर formation method. Spore formation method of asexual reproduction, and it is found in case of bacteria and fungi, especially in rhizopus fungus. In rhizopus fungus, बच्चों ये फंगस है राइजोपस, जिसके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? स्पोर फॉर्मेशन का। बच्चों ये जो स्पोर्स होते हैं, ये डार्क ब्लैक कलर की बॉडीज़ होती हैं। क्लियर हुआ? ये स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। जब स्पोरेंजियम एक बल्ज आउट स्ट्रक्चर होता है, एक स्वेल्स अप स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर काले रंग के ये स्पोर्स बनते हैं। ज़रा पहले हम राइजोपस का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लियर? सपोज दैट दिस इज़ द rhizopus. The body of the rhizopus is consist of 3 type of hyphae. These are the hyphae. बच्चों जो फंजाई होता है उसकी बॉडी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है, और उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कह देते हैं हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी। तो आप देखिए इसमें 3 तरीके की हाइफी आपको देखने को मिलेंगी। एक हाइफी जो वर्टिकल जा रही होगी, देखिए ध्यान से, ये वाली वर्टिकल हाइफी है। ये देखिए वर्टिकल हाइफी, वर्टिकल फिलामेंट निकला हुआ है फंगस का, क्योंकि पूरी बॉडी ट्यूबुलर फिलामेंट की बनी हुई है, लेकिन जो फिलामेंट वर्टिकल निकला होता है इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। आगे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ हाइफा, क्योंकि एक है ना, जब 2 मिला देंगे तो प्लूरल हो जाएगा हाइफी। प्लूरल क्या हो जाएगा? हाइफी। ठीक इसी तरीके से इस वर्टिकल हाइफी को आपस में जोड़ने का काम ये दूसरे नंबर की हाइफी कर रही है। क्लियर हुआ? जिसका नाम होता है
स्टोलन हाइफी। क्या कहते हैं बच्चों? स्टोलन हाइफी। तो राइजोपस के अंदर आपने देखा कि राइजोपस की बॉडी में जो कि फंगस है, इसकी बॉडी हाइफी की बनी होती है और इसमें 3 तरीके की हाइफी अलग अलग बिहेव करती है। एक वर्टिकल हाइफी जिसको स्पोरेंजियोफोर बोल देते हैं, और 2 स्पोरेंजियोफोर को आपस में जोड़ने के लिए स्टोलन हाइफी, और पूरी राइजोपस की बॉडी को किसी सबस्ट्रेटम से जोड़ने के लिए, जैसे प्लांट के अंदर रूट होती हैं, ठीक वो वाला बिहेव करने वाली हाइफी कहलाती हैं बच्चों राइजॉइडल हाइफी। क्या कहलाती हैं? राइजॉइडल हाइफी। क्या कहलाती हैं? राइजॉइडल हाइफी। तो ये राइजोपस का आप स्ट्रक्चर देख रहे थे, जो कि एक फंगस था जिसकी बॉडी ट्यूबुलर फिलामेंट हाइफी की बनी होती है, और बिहेव के बेसिस पर 3 तरीके की हाइफी फॉर्म पाई जाती है राइजोपस में। एक वर्टिकल जिसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल जो 2 वर्टिकल स्पोरेंजियोफोर को जोड़ता है, और तीसरा राइजॉइडल जो ठीक सबस्ट्रेटम से जोड़ने का काम करता है फंगस की बॉडी को। यानी मतलब मेरे बच्चों, ये रूट का काम कर रहा है, जैसे प्लांट करते हैं, प्लांट को सॉइल से अटैच रखने में। क्लियर हुआ? नाउ होता क्या है इस स्पोरेंजियोफोर हाइफी में? नाउ द टिप ऑफ द स्पोरेंजियोफोर हाइफी इज स्वेल्स अप। देखिए ये ऊपर से स्वेल्स अप हो गई। अब जो ये स्ट्रक्चर स्वेल्स अप होता है बच्चों, इसी को ही कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम कौन सी हाइफी पे होता है? स्पोरेंजियोफोर हाइफी। क्लियर हुआ? अब स्पोरेंजियोफोर हाइफी में स्पोरेंजियम कहाँ बनता है? एट द टिप ऑफ स्पोरेंजियम हाइफी। एट द टिप ऑफ स्पोरेंजियम हाइफी स्वेल्स अप एंड बिहेव लाइक, लैंग्वेज पकड़िए, एंड बिहेव लाइक स्पोरेंजियम, एंड बिहेव लाइक स्पोरेंजियम। नाउ विदिन द स्पोरेंजियम there are black colored spores are formed which are known as sporangiosspores। क्या नाम दे देंगे? स्पोरेंजियम में बन रहे हैं ना, तो इन स्पोर्स को क्या नाम दे दिया? स्पोरेंजियोस्पोर। जब स्पोर्स बन रहे हैं तभी तो स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है राइजोपस में। क्लियर हुआ? तो अब बच्चों क्या होगा, इस स्पोरेंजियम के अंदर मोर देन 100 स्पोर्स आर फॉर्म। क्या बनते हैं? स्पोर्स आर फॉर्म। जो कैसे होते हैं? मैंने ब्लैक से लिखा, ब्लैक इन कलर होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लैक इन कलर होते हैं। कितने होते हैं? मोर देन 100। कैसे होते हैं? मोर देन 100। बाद में बच्चों ये स्पोरेंजियम की बॉल रप्चर्ड हो जाती है, टूट जाती है, और ये स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। ये स्पोर्स कहाँ निकल आते हैं? बाहर, लिबरेटेड आउट, बाहर निकल आए स्पोरेंजियम से। लेकिन अगर कहीं ये स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में रिलीज हुए, आप जानते हैं फंगस के लिए वार्मथ और मॉइस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है, कूल एंड ड्राई अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अगर ये स्पोर्स कूल और ड्राई कंडीशन, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन, यहाँ पर बोल्ड का क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर ये स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ड्राई एंड कूल कंडीशन में रिलीज़ होते हैं, तो ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रोटेक्टिव कोट। देखिए मैंने लाल मार्कर से प्रोटेक्टिव कोट चढ़ा दिया। क्लियर हुआ? अब प्रोटेक्टिव कोट इनको अनफेवरेबल कंडीशन, कौन सी? कूल एंड ड्राई में सरवाइव रखती है। क्लियर हुआ? जब फेवरेबल कंडीशन आती है, एरो लगाइए और यहाँ लिखिए फेवरेबल कंडीशन। क्या चीज़ लिखिए? फेवरेबल कंडीशन। ऑन रिटर्न्स ऑफ फेवरेबल कंडीशन। तो बच्चों फेवरेबल कंडीशन क्या है? वार्मथ एंड मॉइस्ट। यही तो क्वेश्चन है कि राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर के जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है? वार्मथ
एंड मॉइस्ट, वार्मथ एंड मॉइस्ट। वार्मथ लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ज़रा ध्यान दीजिए। द फेवरेबल कंडीशन इज वार्मथ एंड मॉइस्ट। फेवरेबल कंडीशन है बच्चों। जब फेवरेबल कंडीशन बच्चों आती है तो होता क्या है, ये प्रोटेक्टिव कोट रप्चर्ड हो जाता है और ये स्पोर्स स्टार्ट कर देते हैं जर्मिनेशन। क्या स्टार्ट कर देते हैं? जर्मिनेशन। क्या स्टार्ट करते हैं? जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन होकर क्या बना देंगे? नया राइजोपस। ठीक यही सारी चीज़ें, सारे स्ट्रक्चर। स्पोरेंजियोफोर हाइफी भी बन जाएगी, स्टोलन हाइफी भी बन जाएगी, राइजोडियल हाइफी भी बन जाएगी। लेकिन कब? जब वार्मथ और मॉइस्ट कंडीशन हो। अनफेवरेबल कंडीशन क्या है? कूल एंड ड्राई। तब वो क्या बना लेता है अपने चारों तरफ? स्पोर, प्रोटेक्टिव कोट। क्या बना लेते हैं? प्रोटेक्टिव कोट। तो आपने सेक्सुअल मेथड देखा, स्पोर फॉर्मेशन किसमें देखने को मिला? राइजोपस, जो क्या है? एक फंगस है। किस पर स्पोरेंजियम डेवलप होता है? स्पोरेंजियोफोर हाइफी पर। क्योंकि फंगस की बॉडी किसकी बनी होती है? ट्यूबुलर फिलामेंटस हाइफा की। हाइफा सिंगुलर है, सब मिला दो हाइफी। तो फंगस की बॉडी राइजोपस की किसकी बनी है? 3 तरीके की हाइफी की। स्पोरेंजियोफोर हाइफी और स्पोरेंजियोफोर हाइफी को जोड़ने वाली स्टोलन हाइफी, और पूरे राइजोपस को सबस्ट्रेटम से जोड़ने के लिए, रूट जैसा बिहेव करने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड मटेरियल के लिए राइजोइडल हाइफी। क्लियर हुआ? इसी स्पोरेंजियम में टिप स्वेल्स अप हो गई, स्पोरेंजियम का काम करने लगा। इसके अंदर ब्लैक कलर के स्पोर्स बने, ये मैच्योर हुए, ये बस्ट हुआ स्पोरेंजियम, स्पोर्स बाहर रिलीज हुए। अगर मॉइस्ट कंडीशन नहीं है, अगर वार्मथ कंडीशन नहीं है, कंडीशन कूल और ड्राई है, तो ये अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव कोट बना लेंगे। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी बच्चों, ये प्रोटेक्टिव कोट रप्चर्ड हो जाएगा और हर स्पोर्स डेवलप हो जाएगा नए राइजोपस में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इन टेक्स्ट का ये है कि एसेक्सुअल मेथड्स में जितने भी आपने पढ़े, सब में बेटर माना जाता है स्पोर फॉर्मेशन एंड वाई। सवाल ये है कि वाई स्पोर फॉर्मेशन इज अ बेस्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देन द अदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फिजन, बाइनरी, मल्टीपल फिजन, बडिंग, रीजनरेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन ये है मेरा, इन टेक्स्ट का बोल्ड का क्वेश्चन है कि बच्चों ये बताओ स्पोर फॉर्मेशन मेथड क्यों बेस्ट है। तो उसके बच्चों 3 लाइनें आप देखिए। पहली लाइन, विद इन द स्पोरेंजियम मोर देन 100 स्पोर्स आर फॉर्म। कितने बनते हैं? कई सौ। मोर देन 100 स्पोर्स आर फॉर्म, सो चांस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज। फर्स्ट लाइन क्यों बेटर है? क्योंकि स्पोरेंजियम में बहुत सैकड़ों स्पोर्स डेवलप होते हैं, इसलिए इनका चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता। कितने ख़राब होंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो जर्मिनेट होंगे, कुछ परसेंट तो जर्मिनेट होंगे एडल्ट में। क्लियर हुआ? तो नंबर 1 पॉइंट, वाई इट इज़ बेटर? बिकॉज इन द स्पोर फॉर्मेशन मेथड more than 100 spores are developed within the sporangium. That's why it is better. Second point, in unfavorable condition like dry and cool, these spores have ability to form a protective coat, during the unfavorable condition, so their chance of survival increase. तो आप देख रहे हैं चांस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज का किसमें है? स्पोर मेथड में, स्पोर फॉर्मेशन मेथड में, राइजोपस में है। क्योंकि स्पोर 100 से ज़्यादा भी बन रहे हैं स्पोरेंजियम में, और अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को प्रोटेक्टिव कोट से कवर भी कर ले रहे हैं। सवाल तीसरा, अनफेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होती? आंसर इज कूल एंड ड्राई। तो फिर फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है? वार्मथ एंड मॉइस्ट। अब जाकर जब वार्मथ एंड मॉइस्ट कंडीशन आएगी, तब यही स्पोर्स की वॉल, जो प्रोटेक्टिव कोट है, वो रप्चर्ड हो जाएगा और हर स्पोर्स डेवलप हो जाएंगे न्यू राइजोपस में। क्लियर बात हुई? तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 मेथड्स, बडिंग,
रीजनरेशन, आपने रीजनरेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन सुना कि रीजनरेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता है क्योंकि उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है। हाई डिग्री ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज़ द की लाइन, क्लियर हुआ, हाई डिग्री ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए रीजनरेशन नहीं हो सकता। आपने दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुना कि स्पोर फॉर्मेशन क्यों बेटर है, क्योंकि मोर देन 100 ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द स्पोरेंजियम, सो चांस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज एंड इन अनफेवरेबल कंडीशन दीज स्पोर्स आर प्रोटेक्ट देमसेल्फ by their protective coat, so chance of survival increase. This is the reason spore formation is better than the other asexual mode of reproduction. Thank you very much. सारे नोट्स बनाइए, NCERT से रीडिंग करिए और जो मैंने क्वेश्चन बताए बोर्ड के लिए, जो इंटेक्स NCERT के क्वेश्चन हैं, साइड में उसको तैयार करते चलिए। थैंक यू वेरी मच।